Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 8, Concept of Property and Obligation. So let's quickly go through the synopsis first. इसमें हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज, फिर अलग अलग जूरिस्ट की थेरीज ऑफ प्रॉपर्टी, मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी कि हम प्रॉपर्टी को कैसे एक्वायर करते हैं, क्या अलग अलग मोड्स है, देन डेफिनेशन ऑफ ऑब्लिगेशन, सॉलिटरी ऑब्लिगेशन एंड सोर्सेस ऑफ ऑब्लिगेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है. प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम ओन करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? ये हमारी प्रॉपर्टी है. जिस पे हमारा राइट ऑफ ओनरशिप है वो हमारी प्रॉपर्टी बोलते हैं. अब प्रॉपर्टी लिविंग भी हो सकती, नॉन लिविंग भी हो सकती. नॉन लिविंग मतलब क्या? लैंड है, शेयर्स है, डेट्स है, और कैटल्स लिविंग है. वाइडर सेंस में क्या बोला है? हर एक राइट जो पर्सन के पास है किसी चीज़ को लेके, राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी या रेपुटेशन को लेके, तो उसके पास जो भी राइट्स है एंड ही इज एक्सरसाइजिंग दोज राइट्स, तो वो ओनरशिप जिस भी चीज़ पे उसका, दैट इज प्रॉपर्टी. उसको हम प्रॉपर्टी बोलेंगे. थिंग्स और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स विदाउट विच अ पर्सन कैन नॉट लिव. अब है मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी. अलग अलग जूरिस्ट ने प्रॉपर्टी का मीनिंग दिया है, प्रॉपर्टी को डिफाइन करने की कोशिश की. सैलमन ने क्या बोला है? लॉ ऑफ प्रॉपर्टी इज लॉ ऑफ प्रोप्राइटरी राइट, राइट इन रेम. अगर तुमको प्रॉपर्टी पे राइट है, मतलब क्या? प्रोप्राइटरी राइट है. राइट इन रेम मतलब राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड. कि अगर तुम किसी प्रॉपर्टी के ओनर हो तो अब तुम्हारे पास एक राइट है कि दिस इज योर प्रॉपर्टी, तो तुम्हारे पास एक राइट है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. The law of proprietary right is in personam, मतलब against a particular person, is distinguished from it as a law of obligation. ये क्या है? in personam, against a particular person. According to this usage, a freehold or leasehold estate in land, patent or copyright is included in property. कोई freehold land, leasehold land, estate, patent, copyright को हम property में include करते, but deed or share or benefit arising out of contract is not property, because this is against a particular person. ये सेलमन का बोलना था. लीगल राइट क्या है? वो सारे राइट जो पर्सन को लॉ से मिलते, बाय लॉ हमको जो राइट मिलते हैं, दोज आर लीगल राइट्स. मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो पर्सन ओन करता है, मतलब जो पर्सन एज अ ओनर एक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट को लेके, और लीगली मतलब बाय लॉ उसको राइट मिलते हैं कि ही इज़ द ओनर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो हम बोलेंगे कि उसके पास लीगल राइट है. वो राइट वो एक्सरसाइज करता है. इट इंक्लूड्स अ पर्सनस पर्सनल एज वेल एज प्रोप्राइटरी राइट. अब प्रोप्राइटरी राइट क्या है? इट डज नॉट इंक्लूड पर्सनल राइट, इट ओनली इंक्लूड्स प्रोप्राइटरी राइट. इट मीन्स दैट लैंड, cattles, shares or debts are his property, but his right to life and reputation are not included in this property. Those are personal. Corporeal property. Corporeal मतलब क्या? वो प्रॉपर्टी जो हम देख सकते हैं, रियल है, मतलब विच वी कैन सी, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस दिखता है, जैसे लैंड हो गया, कैटल्स हो गया. इट डज नॉट इंक्लूड शेयर और डेट्स. शेयर और डेट्स को हम देख नहीं सकते. Hobbes and Blackstone are in the favor of that property which is entitled by law. Hobbes and Blackstone क्या बोलते हैं? वो प्रॉपर्टी जिसको बाय लॉ हम अपना हक दिखा सकते हैं, दैट इज लीगल राइट. बाय लॉ हमारे पास राइट है, दैट इज लीगल राइट. ऑस्टिन ने क्या बोला है? प्रॉपर्टी इज द ग्रेटेस्ट एंजॉयमेंट विच अ पर्सन होल्ड्स. ग्रेटेस्ट एंजॉयमेंट विच अ पर्सन होल्ड्स, की सबसे बड़ी खुशी जो एक इंसान के पास है. प्रॉपर्टी मतलब क्या? पूरी एसेट, वेदर पर्सनल और प्रोप्राइटरी. अब काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, कॉर्पोरल, इनकॉर्पोरियल. कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी क्या है? इट इज टर्म्ड एज टैंजिबल प्रॉपर्टी. टैंजिबल क्यों बोला है? कि ये मटेरियल थिंग है, इसको हम देख सकते, ये विजिबल है, रियल है. एक ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट के तुम ओनर हो, देन दैट इज प्रॉपर्टी. अब ये मटेरियल थिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है? व्हाट आर दिस कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी? लैंड है, हाउस है, कैटल्स है, मनी, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा. कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू. अभी दो प्रॉपर्टी कौन सी है? एक है मूवेबल, एक है इमूवेबल, और दूसरा है रियल एंड पर्सनल. अब मूवेबल, इमूवेबल,
अब जो प्रॉपर्टी हमको दिखती है, जो हम कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, वो या तो मूव करने वाली हो सकती है या इमूवेबल हो सकती है। इमूवेबल मतलब क्या? लैंड, हाउस, वॉल्स, मतलब जो मूव नहीं कर सकती फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, विच इज़ फिजिकली अटैच्ड टू द अर्थ एंड परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। इसको हम क्या बोलेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे लैंड हो गया, हाउस हो गया। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है तुम्हारी, यू हैव द राइट, बट उसको हम इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर सकते। अब इसमें हमारे ऑर्नामेंट्स आते हैं, ऑर्नामेंट्स को उठा के रखा जा सकता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। अब रियल एंड पर्सनल क्या है? ऐसा कोई स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन नहीं है रियल एंड पर्सनल पे। रियल मीन्स क्या? राइट ओवर द लैंड विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, कि अगर लॉ रिकॉग्नाइज करता है तो दैट इज़ रियल। और पर्सनल क्या बोला है? प्रोप्राइटरी राइट, वेदर राइट इन रेम और राइट इन पर्सनल, कि तुम्हारे पास उसके राइट है, भले ही अगेंस्ट द वर्ल्ड हो या अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन हो, बट यू हैव द राइट ओवर इट। और रियल क्या बोलता है? कि थ्रू लॉ रिकॉग्नाइज कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, यू हैव द राइट। तो इसमें कोई ऐसे अलग से डिस्टिंक्शन नहीं दिया है। इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट ऑफ कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, मतलब विच कैन नॉट बी सीन, जो नॉन टैंजिबल है। इनटैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स, इनको हम नहीं देख सकते, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इनका। अब इसको हम दो में डिवाइड कर सकते, जूरी इन री एलिना, जूरा इन री प्रोपरिया। एलिना मतलब क्या? प्रॉपर्टी द ओनरशिप ऑफ विच इज़ इन हैंड ऑफ वन पर्सन एंड इज़ यूज्ड बाय अनदर, मतलब किसी और की प्रॉपर्टी को अगर हम यूज़ कर रहे हैं एंड वी हैव दैट राइट टू यूज़, दैट इज़ जूरा इन री एलिना। अब इसको नीचे 4 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते, लीज, सर्विट्यूड, सिक्योरिटीज, ट्रस्ट। अब लीज क्या है? कि फॉर एग्जाम्पल आई एम द ओनर एंड मैंने ये प्रॉपर्टी बी को लीज पे दी है, मतलब मैं लेसॉर हूँ, बी इज लेसी। यहाँ क्या हो रहा है? मेरी प्रॉपर्टी खाली थी, मैं किसी को रेंट पे देना चाहती थी, बट वही टाइम पे बी ने क्या बोला कि गिव इट टू मी, आई वांट टू यूज़ इट। तो मैं लेसॉर हूँ, मैंने अपनी प्रॉपर्टी कुछ टाइम के लिए उसको एज अ लेसी ऑफर कर दी कि चल आज से ये प्रॉपर्टी तेरी फॉर सम डेफिनाइट पीरियड। ये मैंने बोला कि 3 महीने के लिए प्रॉपर्टी तेरी, 6 महीने के लिए प्रॉपर्टी तेरी, और वो मेरी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है, इसलिए ही विल पे मी समथिंग, तो मेरे को कंसिडरेशन मिल रहा है। आई एम द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बट बी हैव द राइट टू यूज़ द प्रॉपर्टी, तो बी मेरे को पैसे दे रहा है, दिस इज लीज। अब सर्विट्यूड क्या है? राइट टू द लिमिटेड यूज ऑफ प्लेस ऑफ लैंड। सर्विट्यूड मतलब क्या? कि फॉर एग्जाम्पल अभी ये मेरा लैंड है, ये बी है, अब ये उसका बाजू का लैंड है, बट उसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई वेल है, अब उसको इस वेल से पानी लेना है, तो वो ऐसे डायरेक्टली नहीं ले सकता, तो उसको ऐसे कोई पाइपलाइन डालनी है, तो मैंने उसको इतना एरिया मेरा यूज़ करने दिया, दिस इज सर्विट्यूड, कि मैंने अपने लैंड का कुछ एरिया उसको यूज़ करने दिया। या फिर अब बी का घर ऐसे है कि अगर उसको रोड पे जाना है, अब ए के एग्जाम्पल से देखते हैं, ए को अगर रोड पे जाना है तो वो डायरेक्टली नहीं जा सकता, तो बी के लैंड से जाता है क्योंकि रोड इधर है। तो अगर मेन रोड पे जाना है तो ई विल हैव टू गो लाइक दिस, तो वो बी का उतना लैंड यूज़ कर रहा है टू वॉक या एनीथिंग। इस केस में क्या हो रहा है? ओनरशिप बी के पास है, ए का ओनरशिप ए के पास है, बस थोड़ा सा लैंड टाइम टू टाइम हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द बेसिक नीड, दैट इज सर्विट्यूड। सिक्योरिटी मतलब क्या? सिक्योरिटी मतलब मुझे लोन लेना था बी से ऑफ ₹10 करोड़, तो बी ने बोला मैं ऐसे लोन नहीं दे सकता हूँ, आई नीड सिक्योरिटी, तो मेरे पास एक फ्लैट है, फ्लैट मैंने क्या किया? बोला कि इसको एज अ सिक्योरिटी रख ले, इफ़ आई डोंट पे द लोन यू कैन कीप दिस सिक्योरिटी, मतलब मैंने फ्लैट को एज अ सिक्योरिटी दिया टू गेट द लोन, टू गेट द मनी फ्रॉम बी। अब बी मतलब पर्सन भी हो सकता है, बैंक भी हो सकती है, कमर्शियल बैंक हो सकती है, शेड्यूल्ड बैंक हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी हो सकती है। सो ये केस हो गया सिक्योरिटी का, यहाँ प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर हुई। अब है ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट का एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं कि कोई पर्सन है ए, ही हैज़ गॉट अ माइनर चाइल्ड बी। अब उसको क्या टेंशन है कि बी तो माइनर है, कल मेरे को कुछ हो गया तो क्या, तो उसने एक ट्रस्टी अपॉइंट किया सी। सी का काम क्या है? ये जो हमारा ए है, ही इज़ द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट,
तो सी का काम है कि जो ऑथर है उसकी प्रॉपर्टी को एज अ ट्रस्टी संभालना। तो हमारा सी हो गया ट्रस्टी, और वो प्रॉपर्टी को वो कैसे यूज़ करेगा, फॉर द बेनिफिट ऑफ बी, क्योंकि बी है माइनर। तो बी माइनर है, बी के बेनिफिट के लिए सी प्रॉपर्टी यूज़ करेगा, तो ही विल बी द बेनिफिशियरी। मतलब इसमें से क्या समझा कि एक पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को दी, मतलब ऑथर ने प्रॉपर्टी ट्रस्टी को दी और ट्रस्टी काम करेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी जो कि माइनर है। सो दिस इज ट्रस्ट। उसके बाद राइट इन रिप्रोरिया। प्रोप्राइटरी राइट्स आर ऑफ बोथ मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल थिंग। प्रोप्राइटरी राइट दोनों चीज़ पे हो सकते हैं, मटेरियल नॉन मटेरियल। मटेरियल मतलब क्या, फिजिकल ऑब्जेक्ट। नॉन मटेरियल मतलब क्या, राइट्स अटैच टू द थिंग्स। Right in reproporia is mainly over immaterial things. The person having right over the thing which he attains due to his skill and labor. मतलब जो राइट हमको स्किल और लेबर से मिला है। अब इसको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, पेटेंट। पेटेंट क्या है कि मैंने कोई चीज़ इनोवेट की, कोई इनोवेशन किया, एंड मैं नहीं चाहती कि जो मैंने मेरे जो स्किल्स है, जो मैंने न्यू प्रोसेस इनोवेट की, वो किसी को जल्दी से मिले, तो मैं उसका पेटेंट खरीद लूँगी। पेटेंट यूजुअली 14 ईयर्स के लिए मिलता है कि 14 ईयर्स तक कोई बिना मेरी परमिशन के वो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना चल रहा है एंड आई हैव गॉट अ पर्टिकुलर मेडिसिन टू क्योर कोरोना, या मेरे पास कैंसर क्योर करने के लिए कोई अलग से आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो मैं उसका पेटेंट लेके रखूँगी कि ये सिर्फ मैं ही फॉर्मूला यूज़ कर सकती, या कोई और भी चाहे तो विथ माई परमिशन, मेरी परमिशन से ही ले सकता है। अगर किसी ने बिना मेरी परमिशन के इसको यूज़ करने की कोशिश की है तो आई कैन सू हिम एंड ही विल बी लायबल फॉर डैमेज। दैट इज पेटेंट। अब कॉपीराइट क्या है, मैं फोटोग्राफर हूँ, या फिर मैं पोएम्स लिखती हूँ, पोएट हूँ, या मैं कोई राइटर हूँ, स्कल्पचर हूँ, पेंटर हूँ। उस केस पे मैंने क्या किया, मेरा जो वर्क है, मेरा जो क्रिएटिव वर्क है, उस पर मैंने कॉपीराइट ले लिया कि ये पर्टिकुलर चीज़ का ओनर सिर्फ मैं ही हूँ, उसकी प्रॉपर्टी की ओनर सिर्फ मैं ही हूँ। अब कमर्शियल गुडविल क्या है, गुडविल क्या होता है कि कोई इंसान बहुत सालों तक बिजनेस करके बड़ी मेहनत से उसको ग्रो करता है, तो उसका एक गुडविल है कि कुछ चीज़ें सिर्फ नाम से ही बिकती है। गुडविल हमने कहाँ देखा, मैगी में। मैगी का अपना गुडविल है कि बच्चे वही खाते, दूसरी कोई और मैगी नहीं खाते, नेस्ले वाली मैगी ही खाते हैं। तो ऐसे अलग अलग कंपनी के गुडविल होते हैं कि जैसे अभी सब लोग बोलते हैं कि जियो का नेटवर्क बहुत अच्छा है, क्योंकि जियो का गुडविल है। और भी ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिन्होंने अपना गुडविल बना रखा है कि हम उसी पे रिलाई करते हैं। तो ये जो गुडविल है इसकी वैल्यू होती है कि कल जाके कोई ये बिज़नेस में एंटर करेगा तो उसको ऑलरेडी बैठा बिठाया मेहनत किया हुआ बिजनेस मिलेगा। तो ये जो हमारा गुडविल है इसको बैलेंस शीट में भी रिकॉग्नाइज करते हैं, या सेल्फ मेड गुडविल है तो उसको नोट्स में मेंशन करते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर्टी। ये दिखती नहीं है बट दिस इज़ अ प्रॉपर्टी। ये जब बिकती है तो यू गेट अ गुड अमाउंट फॉर इट, यू गेट अ गुड अमाउंट। इसलिए दिस इज ऑल्सो राइट इन रिप्रोप्रिया, और इसको हम इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी बोलेंगे क्योंकि इसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। फिर अब थेरीज ऑफ प्रॉपर्टी, काफ़ी लोगों ने टाइम टू टाइम अलग अलग थेरीज दी है प्रॉपर्टी को लेके। कुछ इंपॉर्टेंट थेरीज अभी हम डिस्कस करेंगे। नेचुरल लॉ थेरी। नेचुरल लॉ थेरी क्या बोलती है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वन हु पोजेस द ऑब्जेक्ट, जो पोजेस करता है, वन हु पोजेसेस द ऑब्जेक्ट इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब जिसके पोजेशन में प्रॉपर्टी है इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ये क्या बोलती है, ownerless thing is being possessed by someone, then that person becomes the owner of the property. ownerless thing, कोई भी ownerless thing मतलब कोई चीज़ है उसका कोई ओनर नहीं है एंड वो चीज़ मेरे पास है, तो आई बिकम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। रीज़न इज दैट लॉ रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टी थ्रू इट्स ओनर। कोई भी प्रॉपर्टी को लॉ कैसे रिकॉग्नाइज करता है, थ्रू द ओनर। इट also gets recognized by law because the priority of ownership of property is given to that person who is in the possession. प्रायोरिटी किसको मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ मेरे पास है तो यू विल अज्यूम कि ये मेरी चीज़ है क्योंकि यू हैव सीन दिस कि ये मैम के पास है, मतलब ये चीज़ वो पजेस करती है। सो लॉ से राइट मिलता है कि नॉर्मल सेंस में लोग यही देखते हैं कि इफ़ आई एम हैविंग द थिंग, वो मेरे पोजीशन में, मतलब दैट इज़ माई थिंग।
प्रिंसिपल इज सपोर्टेड बाय वेरियस जूरिस्ट। ग्रोटियस क्या बोलते हैं, ऑल द थिंग्स वेर ओरिजिनली विदाउट एन ओनर हु वेर ऑक्यूपाइड बाय देम एंड दे बिकम द ओनर। कि अगर तुम स्टार्ट में देखो कि हर चीज़ का कोई भी ओनर नहीं था, और जहाँ कोई चीज़ ओनरलेस है और अब उसका पोजीशन किसी के पास है तो वो उसका ओनर बन जाता है, whoever person occupied that thing। ब्लैकस्टोन क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉ थ्योरी प्रोवाइड्स दैट वन हु स्टार्ट्स मेकिंग यूज ऑफ अ थिंग एक्वायर्ड एन इंटरेस्ट इन दैट थिंग इवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। कि किसी ने कोई चीज़ को एक्वायर किया, उसमें उसका इंटरेस्ट है, उसने उसको डेवलप किया, भले ही शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड के लिए, अब वो उसकी प्रॉपर्टी है। दिस थ्योरी हैज़ बिन criticized by some jurists also. Henry Maine says that it is erroneous to think that possession gives right over the title of property. Henry ने क्या बोला कि possession है इसलिए हम उसको ओनर बोलेंगे, ये सही नहीं है। हो सकता है कि मेरे पास जो तुमको possession दिख रहा है वो मैंने किसी और से लिया है। For example, if you see मी हैविंग अ कार, इट इज़ पॉसिबल कि वो मेरी नहीं मेरे भाई की कार हो। आई मे बी हैविंग द पोजीशन बट दैट कार मे बी ऑफ माई ब्रदर। तो हेनरी मैन का क्या बोलना था कि पोजीशन है, इसका मतलब ये नहीं कि दैट आई एम द रियल ओनर या मेरे पास उस चीज़ का टाइटल है। बेंथम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी इज नॉट ओरिजिनेटेड बाय द ऑक्यूपेशन ऑफ एन ओनरलेस थिंग बट इट इज़ द क्रिएशन ऑफ लॉ। हम ये नहीं बोल सकते कि कोई ओनरलेस थिंग थी, उस पर हमने कुछ काम किया तो अब वो प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी लॉ से बनती है, हम उसके ओनर लॉ से बनते हैं। प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ। कि प्रॉपर्टी कब एग्जिस्ट करेगी, जब एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ है और लॉ तुमको ओनर रिकॉग्नाइज करता है। लेबर थ्योरी, लेबर थ्योरी क्या बोलती है, पर्सन जिसने अपने स्किल्स यूज़ किए, लेबर यूज़ किया टू प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, देन दैट पर्सन बिकम्स द रियल ओनर, क्योंकि उसने उसके हार्डवर्क से बनाया है। कि किसी भी पर्सन ने खुद के हार्डवर्क से कोई चीज़ क्रिएट की है तो वो उसका रियल ओनर बन जाता है। बट ये थ्योरी को मॉडर्न टाइम्स में कोई नहीं रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है कि नॉर्मली मैं कोई चीज़ बना रही हूँ बट आई मे बी वर्किंग फॉर समवन एल्स। देर आर मेनी सिचुएशंस वेयर वन कैन अक्वायर प्रॉपर्टी फ्रॉम अदर्स बाय वे ऑफ विल और कॉन्ट्रैक्ट। बाय कॉन्ट्रैक्ट, अभी मैंने क्या किया, मुझे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि सो एंड सो थिंग तुम बना के दो, तो मैंने बना के दे दी, तो आई एम नॉट द ओनर, भले ही मैंने उस पर बहुत मेहनत की। दिस इज लेबर थ्योरी। लेबर थ्योरी इज कॉल्ड एज पॉजिटिव थ्योरी। लेबर थ्योरी तो यही बोलती है कि जिसने बनाया इज द रियल ओनर, बट मॉडर्न टाइम्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है, वी वर्क फॉर ईच अदर। स्पेंसर सपोर्टेड दिस थ्योरी। He holds that property is the result of labor of an individual and who has not put any labor to produce the property cannot acquire it. Spencer क्या बोलते हैं, नहीं, जिसने मेहनत की he is the real owner। लेबर थ्योरी को वो सपोर्ट करते हैं। किसी ने अगर मेहनत ही नहीं की और सिंपली वो प्रॉपर्टी उसके पास है तो हम उसको रियल ओनर नहीं बोलेंगे। जिसने मेहनत से उसको बनाई है इज द रियल ओनर। मेटाफिजिकल थ्योरी, ये थ्योरी किसने की थी, Kant and Hegel. Both of them justified the theory, but his theory was not recognized as it was not concerned with reality. ये दोनों ने थ्योरी को जस्टिफाई किया बट वो रियलिटी पे बेस्ड नहीं थी, तो किसी ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। कैंट का बोलना था, a thing rightfully belong to someone when he is connected with it in such a manner that when someone else uses it without consent, it causes damage to the owner. कि अगर किसी की प्रॉपर्टी तुम यूज़ कर रहे हो बिना उसके परमिशन के तो उससे ओनर को डैमेज होगा। उन्होंने क्या बोला, फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द ओनर एंड ऑब्जेक्ट। उनका बोलना है कि एक फिजिकल कनेक्शन रहता है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द ओनर। अगर तुम किसी ओनर की प्रॉपर्टी बिना उनके कंसेंट के यूज़ कर रहे हो तो तुम उसको डैमेज पहुंचा रहे हो। प्रॉपर्टी इज द ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल। प्रॉपर्टी इज एन ऑब्जेक्ट इन विच पर्सन हैज़ अ राइट टू डायरेक्ट हिज विल, कि वो उसका राइट है कि वो जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकता है। हिस्टोरिकल थ्योरी, ये थ्योरी क्या बोलती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इट्स स्लो एंड स्टीडी ग्रोथ। थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय बेंथम एंड गॉट सपोर्ट फ्रॉम हेनरी मैन। ये थ्योरी में बेंथम है, हेनरी मैन है। ग्रोथ ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। अब इन्होंने स्टेजेस में बताया कि प्रॉपर्टी कैसे ग्रो होती है। फर्स्ट स्टेज क्या है, provides that a tendency is developed among people to take things in natural possession and exercise it independently of the law of state। क्या बोला है कि एक नॉर्मल टेंडेंसी है लोगों में कि थिंग्स को कैसे लेना है, लाइक इन अ नेचुरल पोजेशन, और उसको इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज करना है ऑफ द लॉ ऑफ स्टेट। सेकेंड स्टेज क्या है, जूरिस्टिक पोजेशन विच मीन्स पोजेशन इन फैक्ट एंड एज वेल एज इन लॉ, कि तुमको पोजेशन इन फैक्ट मिलेगा या इन लॉ। थर्ड स्टेज क्या है, बेस्ड ऑन द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। थर्ड स्टेज बोलता है कि
इट इज़ बेस्ड ऑन द ओनरशिप जो तुमने एक्वायर किए बाय लॉ। पहला क्या था कि जिसका तुमने नेचुरल पोजेशन ले लिया वो तुम्हारी प्रॉपर्टी, फिर बाद में ज्यूरिस्टिक पोजेशन या पोजेशन इन फैक्ट या बाय लॉ, दैट इज योर प्रॉपर्टी। तीसरा बोलता है कि ओनरशिप रिक्वायर्ड बाय लॉ, देन यू आर द रियल ओनर। साइकोलॉजिकल थ्योरी, दिस थ्योरी केम इनटू एग्जिस्टेंस बेस्ड ऑन टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग। साइकोलॉजी मतलब टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग, सोच के ऊपर है पूरा। हर किसी की इच्छा है कि उसके पास कोई प्रॉपर्टी हो जिस पे उसका कंट्रोल हो। बेंथम ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया और बोला कि प्रॉपर्टी इज अ कंसेप्शन ऑफ माइंड। एक एक्सपेक्टेशन है सबकी कि वो किसी ना किसी प्रॉपर्टी का ओनर हो ताकि वो उसको जिस तरीके से चाहे वैसे यूज़ कर सके टू द फुलेस्ट। डीन पाउंड ने भी ये थ्योरी को सपोर्ट किया एंड ही असर्टेड दैट कंसेप्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज द एक्विजिटिव इंस्टिंक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल हु डिजायर्स टू हैव कंट्रोल एंड पोजेशन ओवर द प्रॉपर्टी। क्या बोला है कि दिस इज द एक्विजिट इंस्टिंक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इच्छा है किसी भी इंडिविजुअल की जो चाहता है कि उसके पास कोई प्रॉपर्टी हो, पजेस करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। दिस वाज साइकोलॉजिकल थ्योरी। अब अलग अलग थ्योरीज देखी हमने, नेचुरल लॉ थ्योरी, उसके बाद लेबर थ्योरी, मेटाफिजिकल थ्योरी, हिस्टोरिकल थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी, मोड्स ऑफ एक्विजिशन। अब कोई भी प्रॉपर्टी को हम एक्वायर कैसे करेंगे? सो फर्स्ट थिंग इज पोजेशन बाय पोजेशन। पोजेशन मतलब क्या? ये लैंड है, इस पे मेरा पोजेशन है, इस पे घर है, आई हैव अ पार्किंग। पोजेशन मतलब क्या? फिजिकल कंट्रोल या एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय अ पर्सन, कि किसी पर्सन ने उसको फिजिकली कंट्रोल करता है या अक्वायर किया है बाय किसी और पर्सन से। ओनरशिप इज बेस्ड ऑन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। प्राइमा फेसिया पोजेशन मतलब ओनरशिप। पहले तो कोई भी देखेगा तो किसी को यही लगेगा कि इफ आई एम स्टेइंग हियर मतलब ये मेरे पोजेशन में, मतलब आई मे बी द ओनर। फॉर एनी प्रोप्राइटरी मैटर लॉ गिव्स फर्स्ट प्रायोरिटी टू द पोजेसर। लॉ पहले क्या देखेगा? जो पोजेस करता था ही मे बी द रियल ओनर। बट ऐसे भी सिचुएशंस है कि जो पर्सन के पास प्रॉपर्टी का पोजेशन है ही मे नॉट बी द रियल ओनर। ऐसे कब हो सकता है कि ये जो मेरा फ्लैट है, फॉर एग्जाम्पल वो फ्लैट रेंट पे है, मैं जो ये फ्लैट पे रहती हूँ वो मैंने मेरी फ्रेंड बी से रेंट पे लिया है, तो अब इस केस में क्या वो रियल ओनर है? टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू समवन एल्स। ओनर कोई और है, उसके पास एब्सोल्यूट राइट है और उसने मेरे को प्रॉपर्टी रेंट पे दे के वो मेरे से कंसिडरेशन भी कलेक्ट कर रही है, तो यहाँ सिर्फ पोजेशन है मेरे पास। बट नॉर्मली लॉ यही देखता है कि किसी के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो शायद वो ओनर ही है, बट अगेन विल हैव टू चेक कि पक्का वो उसकी ही प्रॉपर्टी है या किसी से ली है फॉर द टाइम बिंग एंड ही हैव द पोजेशन। अगर किसी और से लिए तो यू हैव द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, बट एब्सोल्यूट राइट तो बी के पास है। एब्सोल्यूट राइट बी के पास है। क्यों बी के पास है? रियल ओनर है वो। अब सेलमेंट का क्या बोलना है इस पे? अ पर्सन हैविंग पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी एंजॉयज अ गुड टाइटल, कि जिसके पास पोजेशन है उसके पास एक अच्छा टाइटल है अगेंस्ट द थर्ड पार्टी एक्सेप्ट फॉर द ट्रू ओनर। कि इफ़ आई हैव अ पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, मेरे पास राइट है, एक अच्छा टाइटल है अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, मतलब कोई भी अब वो घर में बिना मेरी परमिशन के नहीं आ सकता एक्सेप्ट द ट्रू ओनर, क्योंकि ही इज़ द एब्सोल्यूट ओनर, उसके पास राइट्स है। देयर आर टू ओनर्स, एक तो एब्सोल्यूट टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी जिसके पास है और एक दूसरा जिसके पास रिलेटिव टाइटल है, यानी कि इस केस में मैं जो वो घर में रह रही है। एरमोनी वर्सेस डेलोमाइन, इफ द पर्सन इज इन एडवर्स पोजेशन। एडवर्स पोजेशन मतलब क्या? पोजेसरी ओनर इज रॉन्गफुली डिप्राइव्ड ऑफ द थिंग बाय अ पर्सन अदर देन ट्रू ओनर, कि रॉन्गफुली तुमने वो प्रॉपर्टी का पोजेशन लिया है, नॉट विद द परमिशन ऑफ ओनर। That person cannot take the defense of just dirty that the things does not belong to the possessory owner either. वो पर्सन फिर ये नहीं बोल सकता है कि दिस इज माई प्रॉपर्टी एंड ही विल नॉट हैव एनी राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड नॉर अगेंस्ट द ओनर। अब है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या? इफेक्ट ऑफ लैप्स ऑफ टाइम क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग राइट, कि टाइम एंड होने के बाद एनीथिंग विल सी इन डिटेल, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद या तो वो प्रॉपर्टी मेरे पास रहेगी या तो मेरे पास से चली जाएगी। अब इसमें दो काइंड्स है, पॉजिटिव और एक्विजिटिव प्रिस्क्रिप्शन, निगेटिव और एक्सटेंडिव प्रिस्क्रिप्शन। पॉजिटिव मतलब क्या? टाइम ख़त्म होने के बाद वो प्रॉपर्टी मेरे को मिलने वाली है, जिस दिन भी टाइम ख़त्म हो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी मैं एक्वायर करूँगी। जैसे कि
When a person makes a continuous use of well located in someone else's land, he automatically acquired a right over the well as prescribed under the Indian Easement Act. क्या बोला है कि कोई पर्सन किसी और की वेल को रोज यूज करता है, किसी और की लैंड में जाके उसके वेल को यूज करता है, तो वो ऑटोमेटिकली एक राइट एक्वायर कर लेगा ओवर दैट वेल अंडर इंडियन ईजमेंट एक्ट. नेगेटिव एक्सटेंटिव प्रिस्क्रिप्शन क्या है कि जब टाइम खत्म होगा, इफेक्ट ऑफ इलैप्स ऑफ टाइम क्या है कि मेरा राइट उस प्रॉपर्टी से चला जाएगा. ये कब हो सकता है कि मैंने किसी से लोन लिया था और अपनी प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी एज अ चार्ज दी थी. अब मैं लोन नहीं पे कर पाई, तो जिस दिन वो टाइम खत्म होएगा, मतलब मेरी ड्यूटी थी पे करना, उसने रुका ड्यू डेट तक, वो और भी रुक रहा है, बट अगर मैं नहीं पे कर पा रही हूँ तो एंड में वो क्या करेगा, डेट रिकवर करने के लिए मेरा प्रॉपर्टी ले लेगा. मतलब इस दिन के बाद से अब आई एम नॉट द ओनर. फिर अग्रीमेंट से कैसे मिलती है कि दो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, एक अग्रीमेंट करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया कि मैं ये प्रॉपर्टी परचेस करूंगी एंड आई विल पे यू द कंसिडरेशन. तो दिस इज बाय अग्रीमेंट, कि अग्रीमेंट से मेरे को ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है. पैटर्न का क्या बोलना है, अग्रीमेंट इज एन एक्सप्रेशन बाय टू और मोर पर्सन्स कम्युनिकेटेड टू ईच अदर ऑफ अ कॉमन इंटेंशन, कि दो पर्सन या दो से ज़्यादा लोगों ने कम्युनिकेट किया है, उनका एक कॉमन इंटेंशन है कि उनको एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है. तो यहाँ दो या दो से ज़्यादा पार्टी होना जरूरी है, दोनों का म्यूचुअल कंसेंट. मैं प्रॉपर्टी लेना चाहती हूँ और वो बेचना चाहता है, जो म्यूचुअल कंसेंट है वो कम्युनिकेट करो, इन राइटिंग रखो, दोनों का कॉमन इंटेंशन है, तो देन दैट इज एन अग्रीमेंट. मिलर वर्सेस कोलिन में क्या हुआ था, प्रॉपर्टी इज टू बी ट्रीटेड एज बिलोंगिंग ऑफ अ पर्सन हु इज हैविंग कस्टडी और कंट्रोल. प्रॉपर्टी किसकी है, जिसकी कस्टडी है, जिसका कंट्रोल है. नॉट बीइंग एन इक्विटेबल इंटरेस्ट अराइजिंग ओनली फ्रॉम अग्रीमेंट टू ट्रांसफर और ग्रांट एन इंटरेस्ट और हैविंग अ चार्ज ऑन इट. इनहेरिटेंस, दूसरा वर्ड क्या है एक्विजिशन के लिए, इनहेरिटेंस. जब कोई पर्सन मरता है तो उसके कुछ राइट्स उसके हेयर्स को, लीगल हेयर्स को या सक्सेसर को ट्रांसफ़र हो जाते हैं. मतलब तुम्हारी जनरेशन में इफ़ यू सी फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स डाइड, तो उसकी प्रॉपर्टी उसके बेटे को चली जाएगी मिस्टर वाई. तो उसको कैसे मिली, वो लीगल हेयर था उसका, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने पे बेटे को मिल गई, दैट इज़ बाय इनहेरिटेंस. ये राइट को हम क्या बोलते हैं, हेरिटेंस या इनहेरिटेबल राइट्स, जो राइट्स ट्रांसफ़र हो सकते, और कुछ राइट्स ऐसे हैं जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते. प्रोप्राइटरी राइट्स आर इनहेरिटेबल राइट्स एज इट कैन बी ट्रांसफर्ड आफ्टर द डेथ, कि प्रॉपर्टी रिलेटेड राइट्स को ट्रांसफ़र कर सकते, बट पर्सनल राइट्स एज द राइट टू लाइफ या रेपुटेशन आर नॉट इनहेरिटेबल. अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है. प्रोप्राइटरी राइट आर ऑल्सो नॉट इनहेरिटेबल, फॉर एग्जाम्पल लीज फॉर द लाइफ ऑफ लेसी ओनली और इन द केस ऑफ जॉइंट ओनरशिप. In case of succession of proprietary right, if a person has made a will, then succession will take place according to the will. अब अगर मिस्टर एक्स ने विल बना दिया कि वो चाहता है कि मिस्टर बी या मिस्टर ए को उसका प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो, तो फिर उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर टू बी एंड ए एंड नॉट टू वाई, क्योंकि उसने विल में बोला था कि उसका प्रॉपर्टी मिस्टर बी या ए को ट्रांसफ़र करना चाहता है. डेफिनेशन ऑफ ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब क्या, कि मुझे ये चीज़ करना है, आई एम ऑब्लाइज टू डू दिस थिंग, मीन्स टू डू और नॉट टू डू दिस थिंग, टू परफॉर्म सम एक्ट, कि मेरे ऑब्लिगेशन है कि मेरे को ये चीज़ करना है. लाइक हमने ड्यूटी से इस वर्ड को थोड़ा सा कोरिलेट किया था लास्ट मॉड्यूल में. फिर अब सॉलिडेटरी ऑब्लिगेशन क्या है, पहले तो ऑब्लिगेशन के दो टाइप है, एक सोल ऑब्लिगेशन एंड सॉलिडेटरी ऑब्लिगेशन. सॉलिडेटरी ऑब्लिगेशन इज ऑफ 3 काइंड्स. पहले हम देखेंगे कि ऑब्लिगेशन के डेफिनेशंस अलग अलग जूरिस्ट ने कैसे एक्सप्लेन किए. सर जॉन सैलमन क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रोप्राइटरी राइट इन पर्सोना, राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, और अ ड्यूटी क्या, विच करस्पॉन्ड्स टू सच अ राइट, कि तुम्हारी ड्यूटी है कि तुमको कुछ चीज़ करनी है. ऑब्लिगेशन आर ऑल इन वन क्लास ऑफ ड्यूटी, नेमली दोज विच आर कोरिलेटिव ऑफ राइट्स इन पर्सनल, कि एक ड्यूटी है कि तुमको ये चीज़ करनी है. ऑब्लिगेशन मतलब यू हैव टू डू दिस, यार यू डोंट हैव टू डू दिस. जैसे कि ऑब्लिगेशन है कि तुमको ये काम करना है, या ऑब्लिगेशन है कि तुमने ये काम नहीं करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू होलैंड, ऑब्लिगेशन इज एंटोमोलॉजी डिनोट्स इज अ टाई बाय वन पर्सन इज बाउंड टू परफॉर्म सम एक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर. दो पार्टी अग्री करती है टू बाउंड ईच अदर, इन दैट केस दे आर बाउंड विदाउट द कंसेंट. अकॉर्डिंग टू सेविग्नी, एन ऑब्लिगेशन इज द कंट्रोल ओवर अनदर पर्सन. ऑब्लिगेशन मतलब क्या, एक कंट्रोल है दूसरे के ऊपर,
yet not over his person in respect, but over single acts of his which must be conceived of, subtracted from his free will and subjected to our will. Solidary obligation. सॉलिडरी ऑब्लिगेशन क्या है? एक लीगल रिलेशनशिप है जहां एक या उससे ज़्यादा लोग या सेवरल डेटर्स आर लाइबल टू पे द एंटायर अमाउंट. कि तुमने किसी क्रेडिटर से पेमेंट लिया था इन अ ग्रुप, या 2-3 क्रेडिटर्स से पेमेंट लिया था, तो उस केस में तुम्हारा सबका लाइबिलिटी है कि तुमको पे करना है. दैट इज़ योर ऑब्लिगेशन कि तुमको उसको पे करना है. ऑब्लिगेशन मतलब क्या? यू आर लाइबल फॉर द एंटायर परफॉर्मेंस लाइक द पेमेंट ऑफ डेट. अब जो ऑब्लिगेशन यहाँ है या तो वो जॉइंट है, सेवरल है. सेवरल ऑब्लिगेशन मतलब क्या? सेवरल मतलब किसी पर्टिकुलर को डिस्टिंक्ट सबको नहीं पे करना है. जॉइंट मतलब क्या? अब 2-3 डेटर्स ने मिलके अगर कोई पैसा लिया है तो अब दोनों तीनों मिलके पे करेंगे. नहीं तो क्रेडिटर के पास राइट है कि वो सबको सू कर सकता है और सबकी प्रॉपर्टी में से अमाउंट रियलाइज कर सकता है. तो यहाँ जॉइंट है. अब जॉइंट एंड सेवरल क्या है? सर्टन सॉलिडरी प्रोविजंस ऑब्लिगेशंस आर बोथ जॉइंट एंड सेवरल. ये ऑब्लिगेशन क्या करते हैं? ये मिडवे है कि मतलब ये जॉइंट भी है, सेवरल भी है. मतलब क्रेडिटर चाहे तो किसी एक के अगेंस्ट केस करेगा या सबके अगेंस्ट, या फिर सबकी प्रॉपर्टी को ले सकता है अगर पेमेंट नहीं हुआ, या तो किसी एक की. फॉर एग्जाम्पल लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट टॉर्ट कमिटिंग द टॉर्ट जॉइंटली और 2 or more ट्रस्टी जॉइंटली कमिटिंग द सेम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और जॉइंट डेटर्स अंडर इंडियन लॉ. तो जो जॉइंट डेटर्स है उसके अगेंस्ट क्रेडिटर को क्या पावर है कि वो किसी एक को सू करे या सबको जॉइंटली सू करे. तो दिस इज जॉइंट एंड सेवरल. सोर्सेज ऑफ ऑब्लिगेशन. देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ ऑब्लिगेशन. पहला है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कि बाय कॉन्ट्रैक्ट, कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया, एक अग्रीमेंट में एंटर हुए हो कि तुम्हारा ऑब्लिगेशन है कि यू विल डू द सो एंड सो थिंग. मतलब क्या? ए एंड बी एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट कि ए अपने गुड्स बी को सेंड करेगा, बी पेमेंट करेगा. अब बी ने पेमेंट कर दिया इन एडवांस. अब ए का ऑब्लिगेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि वो विद इन टाइम बी को गुड्स सप्लाई करे. डेलेक्चुअल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम टॉर्ट. डेलिक्शियस ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम टॉर्टियस लाइबिलिटी. सेलमन ने क्या बोला था? टॉर्ट मतलब क्या? एक सिविल रॉन्ग. यू नो दिस थिंग, टॉर्ट मतलब सिविल रॉन्ग. अब तुमने कुछ गलत किया तो सामने वाली प्रॉपर्टी डैमेज क्लेम करेगी. अब वो डैमेज जो पे करना है दैट इज योर ऑब्लिगेशन. Not solely a breach of contract or the breach of trust or other merely equitable obligation, but यहाँ पे क्या डैमेज क्लेम हो रहा है. Delictual obligation are those in which sum of money to be paid as compensation for a tort. B ने सिविल रॉन्ग किया, A ने उसके अगेंस्ट कंप्लेन की. अब B का क्या है? B is obliged to pay. B is under obligation to pay the consideration या डैमेज बोलेंगे हम उसको, टू ए. दिस इज फॉर द टॉर्ट जो उसने सिविल रॉन्ग किया विथ ए. फिर एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. क्वाजी एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स एज इफ, सिमिलरली. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज़ नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू द पार्टीज, बट ये बाय लॉ हुआ है. मतलब हमने इंटेंशनली या हमने डिसाइड करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुए थे, बाय लॉ ये कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर हो गए. A person shall not be allowed to enrich himself unjustly at the expense of other. क्या बोला है? कोई भी पर्सन किसी दूसरे के एक्सपेंस पे खुद का फ़ायदा नहीं निकाल सकता है. इन अदर वर्ड्स, अ पर्सन शुड नॉट रिसीव और एक्सेप्ट एनी बेनिफिट अनजस्टली. कि तुमने ऐसे ही किसी भी मतलब किसी का और का बेनिफिट अनजस्टली एंजॉय नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसका ऑब्लिगेशन है कि वो रियल ओनर को पे करेगा, रियल ओनर को वापस से प्रोवाइड करेगा जो भी उसने चीज़ एंजॉय की है, जिसके ऊपर राइट लिया है. अब क्या हो गया? एक्स ने उसका बैग गलती से वाई के घर पे भूल गया. वाई का क्या है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन है कि वो बैग एक्स को रिटर्न करे, वो उसको यूज़ नहीं कर सकता. Innominate obligation. Innominated obligations are those obligations which are not contractual, not delictual and not quasi-contractual obligation. ये innominative है. Obligation of trustees toward beneficiary to be dealt separately as coordinated with other obligation. जैसे कि हमने देखा कि ट्रस्टी वाला केस क्या था कि A was the trust author मतलब ओनर, उसने
बी एक माइनर के लिए सी को एज अ ट्रस्टी अपॉइंट किया था। सी का काम क्या था? फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी वो काम करेगा। द प्रॉपर्टी विल यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ बी। तो ये एक इनोमिनेटिव ऑब्लिगेशन है, एनोमिनेटिव ऑब्लिगेशन है कि उसका काम है वो प्रॉपर्टी यूज करे फॉर द बेनिफिट ऑफ बी। भले ही कॉन्ट्रैक्ट ए और सी के बीच में है, बट सी इज यूजिंग द प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ बी, दैट इज इनोमिनेटिव ऑब्लिगेशन। एक बार फिर से सिनॉप्सिस देखते हैं। हमने देखा मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, अलग अलग जूरिस्ट के डेफिनेशन देखे कि जिसके पास पोजीशन है ही इज़ द रियल ओनर। फिर उस पर कुछ तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी देखे कि अगर पोजीशन है दैट डजंट मीन कि यू आर द रियल ओनर। काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज देखी, अलग अलग थेरीज देखी, मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी देखा। मोड्स क्या क्या थे? पोजीशन था, प्रिस्क्रिप्शन था, अग्रीमेंट था, इनहेरिटेंस था, डेफिनेशन ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब या तो कुछ करना या तो कुछ नहीं करना, ये तुम्हारा ऑब्लिगेशन है। सॉलिटरी ऑब्लिगेशन देखा, सोर्सेस ऑफ ऑब्लिगेशन देखे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू।